Hey everyone, welcome back to Education 365. This is सौम्या सूर्यवंशी. कैसे हैं आप सब? I hope you all are good, right? Okay. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज का सेकेंड पार्ट, रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉय को रिसीव होते रहते हैं. तो वो बेनिफिट कौन से हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में कवर कर रहे हैं ग्रेचुटी. देन हम कवर करेंगे पेंशन, अर्नड लीव सैलरी, compensation on retrenchment, compensation on voluntary retirement, and the last amount from provident fund. Okay, so be ready. Okay, सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा ग्रेचुटी. ग्रेचुटी में हम देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रही है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. इफ एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मिलने वाली ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है. एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का कोई टैक्स उस अमाउंट पर पे नहीं करना पड़ता. बट अगर अदर एम्प्लॉय है, वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व है या किसी भी और सेक्टर में इन्वॉल्व है जहाँ पर उसे ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, तो ग्रेचुटी रिसीव होने पर फिर हमारे सामने दो केस आएंगे. केस जो कवर होते हैं वो हमारे ग्रेचुटी एक्ट 1972 के बेसिस पर कवर होते हैं. पहला केस है हमारा कि अगर जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्किंग है, वो कंपनी अगर आपकी ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट को फॉलो करती है तब कंडीशन क्या होगी, और फॉलो नहीं करती है तब कंडीशन क्या होगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. अगर एम्प्लॉय जिस कंपनी में वर्किंग है और वो कवर कर रही है ग्रेचुटी एक्ट को, तो हम देख लेंगे कि हमें मिलने वाली ग्रेचुटी में कितना अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट अमाउंट हम निकाल लेंगे, रेस्ट अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा. तो एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए हम तीन पॉइंट है हमारे पास, उन 3 पॉइंट्स को हम देखते हैं. फर्स्ट वन पॉइंट इज 15/26. 15 डेज की सैलरी हम कवर करते हैं, बट मंथ हम लेकर चल रहे हैं 26 डेज मान करके. क्यों, आगे बताती हूँ अभी. देन हम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. ओके, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने सालों तक उसने जॉब की है वो कंप्लीटेड ईयर्स, जो सैलरी वो रिसीव करता है वो सैलरी, और 15 डेज की एवरेज हो जाएगी, तो 15/26. सेकेंड पॉइंट हमें देखना है कि ग्रेचुटी एक पर्सन, एक एम्प्लॉय अपनी लाइफ में मैक्सिमम 20 लाख की ग्रेचुटी उसकी एग्जेम्प्ट हो सकती है. मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज़ है. ग्रेचुटी की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख से ऊपर वो की ग्रेचुटी वो एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकता. और द थर्ड पॉइंट इज व्हाट एक्चुअली ग्रेचुटी रिसीव्ड, एम्प्लॉय को एक्चुअल में कितनी ग्रेचुटी रिसीव हुई है. इन तीनों पॉइंट्स को हम देखते हैं. इसमें से जो भी लीस्ट वन होगा वो लीस्ट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी जब हम निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें यहाँ पर टैक्सेबल पार्ट चाहिए. टैक्सेबल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली ग्रेचुटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी. ओके, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारी टैक्सेबल ग्रेचुटी हो जाएगी. अब हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं है कि नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. अगर वो किसी ऐसी कंपनी में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है जहाँ पर ग्रेचुटी एक्ट को फॉलो अप नहीं किया जाता, वो उनके रूल्स को कवर नहीं कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में भी हमारे पास सेम 3 कंडीशंस होंगी. उन कंडीशंस में जो भी हमारा लीस्ट वन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अब वो 3 कंडीशन कौन है. फर्स्ट वन 15/30. यहाँ पे हमें 15 डेज की एवरेज सैलरी लेनी है, बट यहाँ पे हम 30 डेज का मंथ लेकर के चल रहे हैं. और मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी. ओके, मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी की क्या डिस्क्रिप्शन है मैं भी आगे बताऊंगी. देन हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल उसने उस कंपनी को दिए हैं, जितने साल उसने उस कंपनी में काम किया है. ओके, सेकेंड पॉइंट सेम
20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख की ही ग्रेचुटी वो एग्जेम्प्ट करा सकता है। और थर्ड पॉइंट आपका ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टर्म आया सैलरी। सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी, आपको पता है कि सैलरी की फ्रेमिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे जो सैलरी का मीनिंग है, कवर्ड में सैलरी की मीनिंग है लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब कि एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो लास्ट सैलरी रिसीव की थी वो सैलरी ही यहाँ पर सैलरी के मीनिंग को फॉलो अप करती है। और वो सैलरी इंक्लूड क्या क्या करती है? मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए। तो बेसिक पे और प्लस डीए को मिला करके जो लास्ट मंथ की लास्ट सैलरी होगी वो वहाँ पर सैलरी का मीनिंग है। उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 15/26 मल्टीप्लाइड बाय सर्विस ड्यूरेशन दी हुई है, कंप्लीटेड ईयर दिए हुए हैं। कंप्लीटेड ईयर के केस में यहाँ पे देखिए नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ विल बी टेकन एज 1 ईयर। मतलब ये है कि सपोज किसी एम्प्लॉय ने 25 साल 7 महीने काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, 25 ईयर्स एंड 7 मंथ्स उसने काम किया है, तो हम यहाँ पर इसको क्या कंसीडर करेंगे? 28 ईयर्स कंसीडर करेंगे। ओके, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर अगर 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो उसे हम कंप्लीट 1 ईयर मान लेते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुटी एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुटी एक्ट है, और यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे सैलरी विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, जो पिछले 10 महीनों की रिटायरमेंट की डेट से प्रीसीडिंग द डेथ और रिटायरमेंट के प्रीसीडिंग डेट से पिछले 10 महीने में हम देखेंगे, पिछले 10 महीने की सैलरी लेंगे और उसका एवरेज बनाएंगे, वो एवरेज ही यहाँ पर सैलरी का मीनिंग होगा। और सैलरी इंक्लूड क्या करती है? सैलरी की फ्रेमिंग कैसे होगी? बेसिक पे प्लस डीए, डीए अंडर टर्म वाला होगा वही लेंगे, प्लस कमीशन, कमीशन के लिए कंडीशन है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम सैलरी का बनाएंगे और वो सैलरी के मीनिंग में बेसिक पे, डीए और कमीशन को ही ऐड करेंगे। और एवरेज सैलरी का मतलब है कि पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ की सैलरी को हम यहाँ पे कवर करते हैं। फिर मल्टीप्लाई किया गया था कंप्लीटेड ईयर से, एवरी कंप्लीटेड ईयर में सिर्फ फॉर पीरियड ऑफ सर्विस, नो पार्ट ऑफ अ ईयर शैल बी कंसीडर्ड। यहाँ पर पार्ट ऑफ द ईयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर से पुराने एग्जाम्पल में जाते हैं। मान लीजिए कि फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 27 ईयर्स एंड 7 मंथ्स उसने काम किया, तो हम इसे एज इट इज़ 27 ईयर्स ही मानेंगे, 28 नहीं मानेंगे। ओके ओके बच्चों, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंशन। रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय को रिसीव होती है एक और ऐसी इनकम है, वो है हमारी पेंशन। पेंशन का केस क्या है? पेंशन आपको 2 तरीके से मिल सकती है। हम एम्प्लॉय क्या करते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन को रिसीव करते समय उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कुछ पेंशन कमिट करा सकता है और बाकी कुछ पेंशन अनकमिटेड रिसीव कर सकता है। तो अनकमिटेड पेंशन कौन सी होती है? जो नॉर्मल पेंशन होती है, हमें रिसीव होती रहती है, पर मंथ हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है, वो हमारी अनकमिटेड पेंशन होती है। और वो पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ होती है। कोई भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, रिसीव कर रहा है तो टैक्सेबल है। इफ़ एम्प्लॉय चाहता है कि अपकमिंग जो भी उसके ईयर, उस ईयर में जो पेंशन वो रिसीव करने वाला है, उस रिसीव होने वाली पेंशन का वो कुछ पार्ट अपनी रिक्वायरमेंट से, उसकी अपनी यहाँ पे इच्छा होती है कि वो चाहे तो उसे कमिट करा सकता है। कमिट कराने का मतलब है कि एक मुश्त ले सकता है, मतलब वन टाइम में कुछ अमाउंट, कुछ पार्ट ऑफ द पेंशन वो रिसीव कर सकता है, ऐसा राइट उसके पास होता है। बट यहाँ पे फिर कंडीशन आ जाएगी, फिर हम देखेंगे वो एम्प्लॉय कैसा है, कैसा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट फील्ड में वर्किंग है या फिर नॉन गवर्नमेंट फील्ड में वर्किंग है। इफ़ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कमिटेड पेंशन एग्जेम्प्ट होती है। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी।
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो कंडीशन आती हैं कि क्या वही पर्सन, जिस पर्सन की पेंशन आ रही है, दैट पर्सन रिसीव्ड ग्रेच्युटी और नॉट। इफ़ ही इज़ इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव करता है, इस केस में कमिटेड वैल्यू का जो हम 1/3 निकालेंगे, कमिटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, जो कमिटेड वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है उसका 1/3 निकालेंगे और वो हमारी उतनी पेंशन हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इफ़ वो ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करता है तो 1/2 ऑफ कमिटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। और टैक्सेबल के लिए आपको पता है रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। ओके, तो यहाँ से हम पेंशन की टैक्सेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं नए टॉपिक पर। नया टॉपिक है हमारा लीव इनकैशमेंट सैलरी। लीव इनकैशमेंट, आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयज़ को कुछ लीव्स होती हैं, जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा होता है उसे पता होती है कि उसे साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी। और प्रोविज़न ये भी होता है कि अगर वो छुट्टियां आप नहीं लेते हो, वो आपकी छुट्टियां हैं, लेकिन अगर उन छुट्टियों को आपने नहीं लिया, आप छुट्टियों को नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डे का आपको पैसा मिलता है। वहीं से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ लीव इनकैशमेंट सैलरी। जो लीव आपने नहीं ली है उसको आप इनकैश करा लीजिए। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर लीव आपने इनकैश करा ली है ड्यूरिंग सर्विसेज, जब आप सर्विस में थे, रिटायर नहीं हुए थे, तभी आपने अपनी लीव्स को इनकैश करा लिया, इस केस में वो लीव्स जो पैसा आपको आ रहा है, अर्निंग कर रहे हो आप, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है लीव इनकैश्ड ड्यूरिंग सर्विस टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ओके, अगर आपने लीव इनकैश करा रहे हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे आप इनकैश करा रहे हो, तब के केस में क्या होगा, हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। ओके, यहाँ पे स्लाइड में देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट हो जाती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमें ट्रीटमेंट करना है किस चीज़ का, कितनी हमारी टैक्सेबिलिटी यहाँ पर निकल के आएगी। तो हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें से जो भी लीस्ट है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट पॉइंट है लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। इसका मतलब है कि जो भी एक्चुअली आपको लीव सैलरी रिसीव हो रही है, मतलब कि आपने छुट्टियां नहीं ली और ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पैसा आपको इन हैंड दिया कि भाई इतनी छुट्टियां आपने नहीं ली थी, ये आपका पैसा, ओके, छुट्टी ना लेने का। ओके, क्लियर हो गया। तो लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव किया। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास ₹3 लाख मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल सकता है। यहाँ से बात आपको क्लियर हो जाएगी कि 3 लाख का मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल सकता है किस चीज़ पर, लीव इनकैशमेंट पर। ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, पिछले 10 महीनों की सैलरी पहले हम पता करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, पिछले जो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी होगी हम वो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मेंशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है एवरेज मंथली सैलरी, एक महीने की एक एवरेज सैलरी क्या हो जाए, मतलब एक मंथ की एवरेज सैलरी क्या आ रही है, उस एवरेज को निकालेंगे, मतलब 12 महीनों की सैलरी होगी वो, ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एनुअल लीव इंटाइटलमेंट। एनुअल लीव इंटाइटलमेंट से हमारा यहाँ पे मतलब है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है वहाँ पे उसे साल में कितनी मैक्सिमम छुट्टियाँ अलॉटेड हैं कि आप इतनी छुट्टी ले सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ कि जो रूल है, प्रोविज़न है, वो मैक्सिमम 30 लीव्स, 30 छुट्टियों का मैक्सिमम लेने का प्रोविज़न है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उससे ज़्यादा छुट्टियाँ दे रही हैं तब हम 30 कंसीडर करेंगे, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 30 से कम छुट्टियाँ दे रही है तो हम उस कम वाली चीज़ों को कवर अप करेंगे।
ओके, उसे ही हम यहाँ पे कंसीडर करते हुए लेकर के आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, ठीक है। मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, मतलब कितना टाइम आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए दिया है, जितने साल आपने उसमें काम किया है उससे उन अलॉटेड लीव्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, मतलब मान लीजिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपको 25 छुट्टियां साल में देती है, तो आपने क्या लिखा है? एनुअल लीव इन टाइटल में आपने क्या लिख दिया? 25। मल्टीप्लाई किससे करना है? कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से मतलब है, सपोज मिस्टर एक्स है, उन्होंने कितने साल काम किया था? उन्होंने 20 ईयर्स जॉब की थी। ओके, 20 ईयर्स जॉब की थी। एनुअल लीव कितनी है? 25। 25 लीव मिल रही है एक साल में, 20 साल में कितनी मिल जाएंगी? तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 20। ओके, कितना हो गया? 500। यस, 500 लीव्स तो पिछले 20 सालों में रिसीव होती। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 500 लीव्स आ गई कि हमको पिछले 20 सालों में कितनी लीव्स मिलनी चाहिए? मिली 500। अब 500 लीव मिली, बट अब हम आगे देख रहे हैं माइनस किया गया है लीव्स एक्चुअली अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, कि आपने कितनी लीव्स अवेल कर ली। ओके, सपोज आपने कितनी लीव ले ली? 500 में 300 लीव्स आपने ले ली हैं पिछले 20 सालों में, तो अब आपके पास कितनी लीव्स बची? अब आपके पास बची 200 लीव्स। ओके, तो माइनस करके 200 आ गया। डिवाइड बाई 30 करना है आपको, डिवाइड बाई 30 कर देना है, और यहाँ से आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। अब आपके पास 4 अमाउंट हैं, उन 4 अमाउंट्स में हम चेक करेंगे कि विच वन इज लीस्ट। जो भी यहाँ पर लीस्ट होगा, जो भी यहाँ पर लीस्ट होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल होगा जो लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड माइनस जो भी आपने एग्जेम्प्ट अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट किया है, और हमें फाइनली चाहिए क्या? टैक्सेबल अमाउंट। ओके, देखिए नोट देखते हैं। नोट में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, एवरेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के पिछले 10 महीनों में जो भी सैलरी आपने रिसीव की है उनका एवरेज हमें लेना है, और सैलरी इंक्लूड क्या करेगी? सैलरी का मीनिंग क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए कौन सा लेना है? इफ पार्ट ऑफ अ सैलरी, अगर आपका डीए पार्ट ऑफ अ सैलरी है तभी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, और कमीशन हमें कौन सा लेना है? ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, अब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये सैलरी का मीनिंग आपने पिछले कई बार पढ़ा हुआ है, कि ये मीनिंग और कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए नया नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक है बेटा, फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट को कहा जाता है, रिट्रेंचमेंट को हम कहते हैं छटनी। छटनी का मतलब क्या होता है? डैट मीन कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकता है कि रिसोर्सेज की कमी हो जाए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो जाएं, या फिर हो सकता है कि उसे स्टैंडर्ड वर्कर्स चाहिए, अभी जो वर्कर्स हैं वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, उसके काम के लिए सही नहीं है। उस केस में वो क्या करता है? रिट्रेंचमेंट के प्रोसेस को अपनाता है। तो जब रिट्रेंचमेंट के प्रोसेस को वो अपनाता है, जो भी एम्प्लॉयज़ उसके ऑर्गेनाइजेशन के लायक प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है उन्हें वो रिट्रेंच कर देता है, उन्हें वो टर्मिनेट कर देता है, और उस टर्मिनेशन पे वो कुछ कॉम्पनसेशन उन्हें देता है। ओके, दैट्स कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जब हमें अगर कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट रिट्रेंचमेंट से जो कॉम्पनसेशन के फॉर्म में हमें रिसीव हुआ है, तो उसका कितना अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एग्जेम्प्ट अमाउंट पता करना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट अमाउंट पता करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला, अमाउंट रिसीव, जो भी एज अ कॉम्पनसेशन आपको रिसीव हो रहा होगा वो अमाउंट। सेकेंड पॉइंट, 15 डेज एवरेज पे, 15 दिन की एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे हम जितने भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हैं आपके उनसे, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पर पार्ट ऑफ द ईयर भी लेता है, कंसीडर करता है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा क्या सर्विस पीरियड रहा है तो वो
1 ईयर बन जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं, रिट्रीचमेंट कॉम्पनसेशन की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपीज़ है, जो कि अभी बढ़ चुकी है, बट हम ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 का। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट आने के बाद हम यहाँ पर जो भी लीस्ट होगा, लीस्ट को हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। टैक्सेबल कैसे आ जाएगा, जो भी रिसीव्ड अमाउंट है आपको, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। ओके बच्चों, ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ गए हैं और हमने देख रहे हैं हमारे सामने एक टॉपिक मेंशन है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, रिटायरमेंट मतलब आपको पता है, मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉई जो अपनी मर्जी से, अभी उसका वर्किंग लाइफ ख़त्म नहीं हुई थी, उस लाइफ के ख़त्म होने से पहले ही वो रिटायरमेंट ले लेता है, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेता है, उस केस में कॉन्सेप्ट आता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट का। अब यहाँ पे वॉलेंट्री रिटायरमेंट होगा तो उसे कुछ भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, भाई वो जॉब पहले छोड़ रहा है, बहुत सारे पैसे बचा रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, एक उसे कॉम्पनसेशन रिसीव होगा। कॉम्पनसेशन रिसीव होगा तो हम देखेंगे कि भाई कितना एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है। ओके, तो एग्जेम्प्ट से हम शुरुआत करते हैं। एग्जेम्प्ट से शुरुआत करने का मतलब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, उन 4 पॉइंट्स को हम देखेंगे विच वन इज लीस्ट, जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा यहाँ पे, द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जो भी आपके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होंगे, ओके, उनका मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 मंथ की सैलरी से। द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 3 मंथ्स का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 मंथ्स की सैलरी लेनी होती है हमें और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है जितने साल आपने काम किया होता है उस अपनी वर्किंग सर्विस के पीरियड से। ओके, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर है सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिए कि आपकी कितनी लाइफ अभी बची थी जॉब की। मान लीजिए एक ऐप लेके चल रही हूँ कि 60 साल पर रिटायरमेंट होता है, आपने 55 साल की एज पर अपना वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, मतलब कि आपने कितनी लाइफ बची हुई थी, बैलेंस मंथ कितने बचे हुए थे, 5 साल। 5 साल, अब मंथ आप देखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 12, ओके, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे आप। आपको पता है अभी यहाँ पे 60 मंथ की जॉब आपकी बची हुई थी। इस 60 मंथ में आप कितना कमा लेते, तो जो भी आपकी सैलरी होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, हम ये मान के चलेंगे कि वही सैलरी आपके आगे कंटिन्यू होगी। तो जो भी सैलरी आपकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रही होगी, उस रिटायरमेंट के टाइम वाली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय आपका जो भी रेस्ट लाइफ बची थी, आपकी जो भी सर्विस लाइफ बची थी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एक अमाउंट आपके पास आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं अमाउंट्स रिसीव्ड। कौन सा अमाउंट, कॉम्पनसेशन अमाउंट, जो भी रिटायरमेंट के समय आपको कॉम्पनसेशन के फॉर्म में मिला होगा वो यहाँ पे अमाउंट रिसीव की बात हो रही है, उस अमाउंट को हम लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा मैक्सिमम लिमिट। अब मैक्सिमम लिमिट की जब बात आती है तो आपको पता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए है, आपके सामने लिखा हुआ है 5 लाख रुपए का मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको यहाँ पे रिसीव हो सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे ₹5 लाख है। ओके, तो अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट को हमने समझ लिया क्या है हमारा वॉलेंट्री रिटायरमेंट, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट मिस इट, मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी हर आपके जितने भी आपने टॉपिक अभी यहाँ पे पढ़े हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कुछ भी प्ले करता है जो आपको माइंड में रखना है, वो उनके पॉइंट्स, और उस सारे पॉइंट्स में मीनिंग ऑफ सैलरी हमें नहीं भूलना है। अगर हम मीनिंग ऑफ सैलरी भूल जाते हैं, डैट मीन कि अभी हमारे क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे नोट करिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। कौन सा डीए ले रहे हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट पर्पज से डीए रिसीव हो रहा होगा वही डीए हमें यहाँ कंसीडर करना है। प्लस हमको कमीशन लेना है, कौन सा, बेस्ड अपॉन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ
टर्नओवर। ओके, यहाँ पे हम वॉलेंटरी रिटायरमेंट को हमने ट्रीट कर लिया, कॉम्पनसेशन जो रिसीव हुआ है। अब हम बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एक अमाउंट है, एक फंड जनरेट होता है हमारी वर्किंग लाइफ के ड्यूरेशन में प्रोविडेंट फंड नाम से, है ना। आपने सुना होगा कि पीएफ का पैसा, तो ये वही प्रोविडेंट फंड है। जो प्रोविडेंट फंड आपको रिसीव कब होता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, रिटायरमेंट के समय आपको जो एक लमसम अमाउंट रिसीव हो रहा होता है वही हमारा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट होता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आपकी पूरी लाइफ की कमाई होती है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी टैक्सेबिलिटी का क्या सीन है। यहाँ पे अगर आप स्टेटरी प्रोविडेंट फंड में आपको रिसीव हो रहा है, इस केस में वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। आरपीएफ का केस, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसके पीछे केस क्या है? इफ सर्विस पीरियड एटलीस्ट कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर्स, अगर आपने 5 साल तक कॉन्टिन्यूअस सर्विस को कंटिन्यू रखा है, और इफ़ द सर्विस पीरियड वॉज लेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज इल, अगर आप बीमार हैं, कोई ऐसी इल हेल्थ है जिसके चलते आप सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तब का केस अगर हम हटा दें तो आपने कम से कम 5 साल अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखा हो, तब आपको प्रोविडेंट का फंड का पैसा रिसीव होता है। ओके, और आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड के पैसे पे टैक्सेबिलिटी यहाँ पर हम रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो बच्चों एक ये आपका आरपीएफ है। आरपीएफ का ट्रीटमेंट मैंने आपको सैलरी वाले चैप्टर में कवर अप कराया था कि कहाँ पे कौन सी अमाउंट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कैसे टैक्सेबल होता है। तो बेटा रिटायरमेंट के चैप्टर में हमें इन्हीं सारी हेड्स को अब तक कवर करना था। इन हेड्स को कवर करिए, पढ़िए, समझिए, और कहीं भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आई, मैं आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी, मैं लाइव सेशन ले सकती हूँ। ओके, आपसे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तब तक जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बाकी तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।